दोस्तों, समझवादी आईएएस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जियोग्राफी के बारे में समझेंगे और जियोग्राफी से संबंधित जो बेसिक पॉइंट है वहीं से आज हम शुरुआत करेंगे। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, भूगोल विषय तो इंग्लिश में जियोग्राफी के नाम से जानते हैं और जियोग्राफी शब्द का जब हम खंडन करेंगे तो जियो प्लस ग्राफी। जियो मतलब पृथ्वी से संबंधित है, भू यानी पृथ्वी। अब ग्राफी का मतलब अध्ययन करने से है। इस तरह जियोग्राफी शब्द को जब दो पार्ट में हमने तोड़ा तो जियो प्लस ग्राफी शब्द आया। जियो मीन्स पृथ्वी और ग्राफी मीन्स अध्ययन करना। अर्थात हमें ये शब्द निकल के आया कि क्या करना है, जो भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन करना है। अब हम ये समझ लेते हैं कि सबसे पहले भूगोल की परिभाषा क्या होती है। तो भूगोल के बारे में बहुत सी परिभाषाएं हैं, लेकिन संक्षेप में यही समझा जाए कि भूगोल एक विज्ञान सम्मत विषय है। भूगोल एक विज्ञान सम्मत विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध को प्रकट करता है। अर्थात भूगोल एक विज्ञान सम्मत विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध को प्रकट करता है, भूगोल कहलाता है। अर्थात भूगोल एक ऐसा विषय है जो एक तरह से माना जाए विज्ञान है। भूगोल का संबंध, भूगोल सब्जेक्ट जो है एक तरह से विज्ञान है। विज्ञान का मतलब ये है कि ये प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग और जो भी चीजें होती है इसमें प्रयोग और प्रमाण के आधार पर होती है। भूगोल में प्रयोग और प्रमाण के आधार पर होती है, इसलिए भूगोल को विज्ञान भी कहा जा सकता है, विज्ञान का रूप कहा जाता है। और भूगोल ऐसा विषय है जो सामान्य अध्ययन के सभी विषयों से संबंध रखता है, चाहे वो इतिहास हो, इतिहास की दृष्टि से,
चाहे वो विज्ञान हो या हमारा अर्थशास्त्र हो या अर्थव्यवस्था हो या हमारा संविधान और उसके बाद से मैथ गणित, यानी भूगोल में गणित का भी प्रयोग होता है। इस तरह से भूगोल इन सभी विषयों से अंतर संबंधित होता है। भूगोल इतिहास, विज्ञान, अर्थशास्त्र, संविधान, गणित से संबंधित इन सभी विषयों से अंतर संबंधित होता है और इसके अंदर जो भी बातें होती हैं ये प्रयोग और प्रमाण के रूप में प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हुई होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जैसे विज्ञान में कोई चीज़ प्रैक्टिकली रूप पे हम लोग देख सकते हैं, उसी तरह भूगोल में जो चीज़ें निहित हैं वो क्या एक प्रमाण और सिद्ध करके प्राप्त हुई हैं। ठीक, तो इस तरह डिफिनीशन हुआ कि भूगोल एक विज्ञान सम्मत विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध को प्रकट करता है। ठीक, अब आते हैं इसमें पृथ्वी और पर्यावरण के बारे में हम चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा। तो भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी के बारे में समझने के लिए हम ये समझेंगे कि ये हमारी पृथ्वी हो गई, और ये हमारी पूरी पृथ्वी है। और अब जब भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करना है पृथ्वी का, तो पृथ्वी और पृथ्वी से ऊपर, पृथ्वी की सतह से ऊपर की बारे में अध्ययन करते हैं, फिर पृथ्वी की सतह से हम नीचे के बारे में अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर यानी हम इस भूगोल विषय के अंतर्गत 3 चीज का अध्ययन करते हैं। क्या चीज? पृथ्वी के सतह पर, दूसरा पृथ्वी के सतह से ऊपर, और तीसरा हमारा है पृथ्वी के सतह से नीचे। पृथ्वी के सतह से नीचे। अब पृथ्वी है उसके अंतर्गत पृथ्वी के जो सतह है, अब सतह से ऊपर के बारे में भी अध्ययन करना है, पृथ्वी के सतह पर भी जो चीज है उसका भी अध्ययन करना है, और पृथ्वी के सतह से जो नीचे है, पृथ्वी की जैसे आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो पृथ्वी के सतह से नीचे की भी चीज, यानी संपूर्ण अध्ययन करना है भूगोल के अंतर्गत हमारे पृथ्वी से संबंधित। ठीक, तो अब जैसे पृथ्वी के सतह से संबंधित हम देखा जाए तो इस पे यदि ये हमारा स्थल भाग है, यदि हमारा ये स्थल भाग है, और उसके बाद से ये इस सतह की बात बता रहे हैं, ये स्थल भाग है, ये हमारा स्थल भाग है, जल भाग है, जल है, यानी हम क्या कर सकते हैं, जल मंडल, स्थल मंडल, इसको हम बात बता देते हैं। जल स्थल मंडल, जल मंडल, और पृथ्वी से ऊपर हम पढ़ेंगे वायुमंडल, और पृथ्वी से नीचे के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में।
आंतरिक आंतरिक रूप के बारे में पढ़ेंगे। और इस पे जो जीव रहते हैं उनको मिला के हमारा हो जाता है जैवमंडल। जो स्थल और क्या स्थल और जल में जो जीव रहते हैं इनको कुल मिला के हमारा जैवमंडल हो जाता है। तो इस तरह पृथ्वी का जब अध्ययन करना होता है तो एक नॉर्मल वे में हम ये भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी के सतह पे हम स्थल मंडल और जल मंडल दो भाग होते हैं। हमारा वर्तमान में स्थल मंडल 29% पाया जाता है और जल मंडल कितना है 71%। जल मंडल हमारा कितना है 71% और स्थल मंडल है 29%। और इन जल में और स्थल पर रहने वाले जो जीव होते हैं वो जैवमंडल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद से पृथ्वी के सतह से जब ऊपर वायुमंडल में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे वायुमंडल की परतें हैं, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और उसके बाद से जो हमारा सौर मंडल के बारे में अध्ययन करना, ये सब वायुमंडल के बारे में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद से पृथ्वी की यांत्रिक जलमंडल में जलमंडल के बाद जो नीचे की संरचना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें महाद्वीपीय प्लेट आ जाएगी। फिर उसके बाद से भूकंप की घटनाएं आती हैं। फिर उसके बाद से लावा से संबंधित जो भी घटनाएं प्रोसेस है। फिर जो धातुएं हैं जैसे सीमा, सियाल, लिक्विड, इसका अध्ययन सब हम पृथ्वी के आंतरिक रूप में करते हैं। ठीक, तो हमने समझा कि भूगोल में दो पार्ट होते हैं, जियोग्राफी का जब डिवीजन करते हैं, विभाजन, तो जियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना। इसका परिभाषा हमने बताया कि भूगोल एक विज्ञान सम्मत विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध को प्रकट करता है। और ये भूगोल विषय जो है वो कुछ विषयों से जो अंतर संबंधित होता है, ये मुख्य रूप से है, जैसे इतिहास है, विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, संविधान है, गणित है। यानी ये भूगोल में सभी विषय जो है निहित है। ठीक, सभी विषयों से क्या करता है, अंतर संबंध रखता है। अब हम भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण हमारा भाग आता है पृथ्वी, और पृथ्वी से ही सब कुछ शुरुआत होता है। तो हम पृथ्वी का यदि अध्ययन किया जाए एक बेसिक वे में, तो पृथ्वी के सतह से ऊपर और पृथ्वी के सतह पर और पृथ्वी के सतह से नीचे। तो पृथ्वी के सतह से जब ऊपर देखेंगे तो हमारा वायुमंडल आएगा, अंतरिक्ष आएगा। तो वायुमंडल में जो चीज़ें होती है उसका अध्ययन वायुमंडल के अंतर्गत करते हैं। फिर इसके बाद से जैसे हमारा ओजोन परत है, फिर जो भी मंडल है हमारे, क्षोभ मंडल, संताप मंडल। फिर और उसके बाद से हम पृथ्वी के सतह पर जल मंडल और स्थल मंडल दो भाग हैं। यानी 29% हमारा स्थल भाग है और 71% जल भाग पाया जाता है। फिर पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारा भूकंप, महाद्वीपीय प्लेट, उसके बाद से लावा से संबंधित, फिर जो धातुएं होती हैं सीमा, सियाल, सीमा, सियाल और निफी से संबंधित, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आइए इसको फिर कैसे और बांट के पढ़ा जाता है उसका हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भूगोल विषय के अंतर्गत हम मुख्यतः इसको कई दृष्टि में बांटा गया है। यदि अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो कई पार्ट हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो पार्ट में बांटा गया है। किताबों में एक रहता है भौतिक भूगोल
और दूसरा होता है मानव भूगोल। इसमें मानव द्वारा निर्मित जो चीजें होती हैं उसका अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल में हम जो प्रकृति द्वारा पद्धत हमें प्राप्त जो चीजें हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो यानी किताब के भाषा के रूप में हम जियोग्राफी का दो रूप में अध्ययन करते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। लेकिन अच्छा, हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत, लेकिन इसे अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए, अध्ययन की दृष्टि से जिसे पढ़ने में आसानी हो, तो इसको हम सबसे पहले हम विश्व का प्रादेशिक भूगोल, विश्व का प्रादेशिक भूगोल, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये सब जीएस का पोर्शन है। विश्व का प्रादेशिक भूगोल, फिर भारत का प्रादेशिक भूगोल, फिर राज्य के परिप्रेक्ष्य में भूगोल का अध्ययन किया जाता है। राज्य के फिर इसमें से हमारा आता है पर्यावरण भूगोल, जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी कहते हैं, पर्यावरण भूगोल। अब ये पांचवा जो है हम बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, इसके अंतर्गत हम जैसे समुद्र विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, जलवायु विज्ञान, भूआकृति विज्ञान, जैव भूगोल, जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद से खगोलीय विज्ञान का भी अध्ययन कर लेते हैं। और इसमें पांचवा छठवां पॉइंट है हमारा मानव भूगोल, फिर आर्थिक भूगोल, फिर मानव अधिवास, मानव अधिवास के बारे में पढ़ते हैं।
यानी खंड के रूप में हम बांटा जाए तो विश्व का प्रादेशिक भूगोल, भारत का प्रादेशिक भूगोल, राज्य के परिप्रेक्ष्य में भूगोल का अध्ययन, पर्यावरण भूगोल, भौतिक भूगोल, उसके बाद उसके अंदर समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, भूआकृति विज्ञान, जैव भूगोल, खगोलीय विज्ञान, फिर मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, मानव अधिवास के बारे में पढ़ते हैं जिसमें जनजातियां होती हैं। फिर अब एक रूप में ये भी समझा जाता है, जैसे इसमें हमारा क्या है कि 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, और 5 महासागर के मुख्य रूप से यही 7 महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे और 5 महासागर के बारे में, ठीक। और उसके बाद से हम थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये देश है, देश है तो उसकी राजधानी भी हो जाए, राजधानी भी हो जाए। देश में क्या हो जाए, पर्वत हो जाए, पठार हो जाए, पर्वतों से नदियां निकलेंगी ही निकलेंगी। नदियां जब निकलेंगी तो नदियों से खनिज संसाधन की भी प्राप्ति हो जाए। उसके बाद से खनिज जब मिलेगा तो उद्योग भी हो जा, उद्योग का विकास हो जा। उद्योग के बाद हमारा हो जाएगा, और नदियों का पानी जहाँ तक पहुँचेगा तो कृषि का भी विकास हो जा। कृषि के बाद फिर जलवायु दशा भी निर्धारित करेगी। फिर उसके बाद से हम जनजाति के बारे में पढ़ते हैं, और जनजाति से जो संबंधित भाषाएं होती हैं उससे। अब मान लीजिए ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि हम जो देश और उसकी राजधानी से देश में पर्वत हो जा, फिर पर्वत हो जा, पठार हो जा, पर्वतों से निकलने वाली नदियां हो जाए, नदियों से खनिज संसाधन की प्राप्ति भी हो जाए। उसके बाद से उद्योग का भी विकास हो जाए, जब खनिज मिलेगा तो फिर कृषि के भी विकास हो जाए। कृषि के से बाद वहाँ जलवायु दशा का भी अध्ययन किया जा सकता है, और उसके बाद से जो जनजाति बसी है उसका भी अध्ययन करेंगे, और जो जनजाति संबंधी भाषाएं होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक रूप का विश्लेषण ये भी समझ लेते हैं हम लोग। तो हमने मुख्य रूप से यहाँ पे एक चीज और छूट गया है थोड़ा सा, ये हमारा टोटल ओवरऑल जीएस पर्सन है। ये हमारा जीएस पोर्शन है, और इसके बाद से हम भूगोल में मॉडल के बारे में पढ़ते हैं, फिर सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, सिद्धांत, फिर अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं, अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं, फिर भौगोलिक विचारधारा के बारे में पढ़ते हैं, और तीसरा हमारा होता है कार्टोग्राफी। ये सब हमारा पीजीटी का सिलेबस है, पीजीटी टीजीटी का मुख्य रूप से। और ये हमारा ओवरऑल जीएस पर्सन है। तो हम जीएस पर्सन के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, विश्व का प्रादेशिक भूगोल, भारत का प्रादेशिक भूगोल, फिर राज्य के परिप्रेक्ष्य में जो राज्य की भौगोलिक स्थिति होती है, दशा होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर पर्यावरण भूगोल का
फिर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जैव भूगोल और खगोलिकी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सौरमंडल आएगा, सौरमंडल और ब्रह्मांड, आकाशगंगा के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा हम इसको किताबी ज्ञान से, किताबी भाषा के तौर पर देखा जाए तो दो पार्ट में बांट के अध्ययन किया जाता है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। और हमने आपको एक आसान भाषा में समझाया कि जैसे देश में पर्वत हो जाए, पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं, नदियाँ जैसे निकलेंगी तो वहाँ उनके तटीय क्षेत्रों में खनिज संसाधन की भी प्राप्ति होती है। जब खनिज मिलेगा तो उद्योग का विकास हो जाए, उद्योग का विकास हो जाए, फिर जहाँ पानी की उपलब्धता होगी तो वहाँ कृषि क्षेत्र का भी विकास हो जाए, और जलवायु दशा भी निर्भर करेगी। फिर उस नदियों किनारे जो जनजातियाँ बसी होती हैं तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं, फिर भाषाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस तरह हमने ये एक चार्ट के रूप में समझा है कि आखिर भूगोल को हम कैसे याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। और ये जो हमारा पोर्शन होता है, ये हमारा पीजीटी टीजीटी संबंधित है। पीजीटी और टीजीटी में ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे भूगोल में मॉडल, सिद्धांत, उपागम और भौगोलिक विचारधारा जो थिंकर है, और उसके बाद से कार्टोग्राफी। तो ये सब सिलेबस हायर एग्जाम के लिए है। तो इस तरह हम इतनी चीज़ें जो आज समझा। और अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, पृथ्वी का जो इतिहास है उसके बारे में समझेंगे। तो आइए इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे हम बताते हैं। देखिए, जिस प्रकार भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए और समझने के लिए उसे कई कालखंडों में बांटा गया है, यानी समय के अनुसार उसे कई पार्ट में डिवीजन किया गया है। तो हम प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और उसके बाद से ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा। उसके अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल आते हैं। ठीक उसी प्रकार भौगोलिक भूगोल में भी ऐतिहासिक दृष्टि से समय के अनुसार में बांटा गया है, जिसे हम समझेंगे कि किस कालखंड में किस पर्वत का उद्भव हुआ, चाहे किस समय मानव की उत्पत्ति हुई। तो ये सब चीज़ें जो समय के अनुसार बांटा गया है, हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो समझते हैं हम लोग। देखिए, इसमें हमारा टॉपिक है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। तो इसमें मुख्य रूप से 4 बातें आती हैं, जिसको हम समझ लेते हैं। पहला होता है यौन, दूसरा महाकल्प, उसके बाद से युग, और उसके बाद से कल्प या शक। ये पढ़ने की दृष्टि, ये बताया गया समय के आधार पे। तो इसी 5 शब्दों के अंतर्गत हम पूरे कालखंड को बांट के समझेंगे।
तो आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये महाकल्प है। तो महाकल्प के अंतर्गत चार खंड आते हैं मुख्य रूप से, और इसे कई किताबों में 5 खंड भी दिया गया है। तो इसका नाम बता रहे हैं। जैसे पहला है हमारा, नीचे से लिखते चलेंगे हम लोग, प्री पैलियो जोइक, या इसका दूसरा नाम होता है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन या प्री पैलियोजोइक महाकल्प। दूसरा इसका होता है खंड पैलियोजोइक तीसरा होता है हमारा मेसोजोइक, और चौथा होता है हमारा सेनोजोइक। और कुछ किताबों में से हम अलग से दे दिया है नियोजोइक। तो देखिए सबसे पहले इसका हिंदी नाम सबसे पहले हम इसका हिंदी नाम जान लेते हैं। इसका हिंदी नाम होता है आद्य महाकल्प। इसका हिंदी नाम होता है पुराजीवी महाकल्प। और मेसोजोइक को हम कहते हैं मध्यजीवी महाकल्प। और सेनोजोइक को कहते हैं हम नवजीवी महाकल्प। और नियोजोइक को कहते हैं नूतन युग। तो हमने समझा क्या कि जो महाकल्प है, इसको अभी थोड़ी हम बताते हैं, इसके बाद बताते हैं। ये जो महाकल्प है हमारा, महाकल्प को 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन कहीं की किताबों में 5 भी दे दिया है। तो उसको समझते हैं हम लोग। तो चौथा है, हम शुरू से हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। पहला है प्री पैलियोजोइक, दूसरा है पैलियोजोइक, और तीसरा है मेसोजोइक, और चौथा है सेनोजोइक, और जो 5वां आता है नियोजोइक नाम है। इसका हिंदी में नाम है आद्य महाकल्प, दूसरा है पुराजीवी महाकल्प, और मेसोजोइक का हिंदी नाम है मध्यजीवी महाकल्प, और सेनोजोइक का हिंदी नाम है नवजीवी महाकल्प, और नियोजोइक का नाम है नूतन युग। ठीक, अब इसके आगे हमको लिखना है, तो इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। हिंदी नाम हमने पास समझने के लिए हिंदी नाम बताया था। अब देखिए प्री पैलियोजोइक में के बाद युग आता है। तो युग के बारे में इसे बांटा गया है। तो युग की संख्या होती है मुख्य रूप से 4। इसकी संख्या क्या है? युग की 4 है। तो प्री पैलियोजोइक में कोई युग नहीं, जैसे युग का मतलब वही समझिए, जैसे रामायण में क्या हो गया, रामायण में 4 युग है ना,
सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ऐसे ही यहाँ पे युग से संबंधित है। तो यहाँ पे प्री पैलियोजोइक में कोई युग की चर्चा नहीं है, ठीक, क्योंकि इसमें कोई प्रूफ के तौर पे समय ज्ञात नहीं था। उसके बाद से पैलियोजोइक में हम प्रथम युग मानते हैं। इसमें हम द्वितीय मानते हैं, द्वितीय युग, इसमें हमारा तृतीय युग है। और इसे हम लोग, और इसी के अंतर्गत या तो इसी में मान सकते हैं, नहीं तो ये आगे चल के होता है हमारा जो नूतन युग है, ये हमारा चतुर्थ वाल में हो जाता है, चतुर्थक युग। सही है, ये प्रथम या प्राथमिक कर लीजिए। ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसको समझना भी जरूरी है। तो जैसे पैलियोजोइक में प्राथमिक युग की शुरुआत हुई, मेसोजोइक को द्वितीय युग में रखा गया, सेनोजोइक को तृतीय युग में और नियोजोइक को चतुर्थ युग में, ठीक। तो हमने महाकल्प, तो महाकल्प की संख्या भी मुख्य रूप से 4 है। हमने बताया क्या चीज, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। युग के बारे में हम समझे तो युग को 4 खंड में बांटा गया है, प्राथमिक युग, द्वितीय युग और तृतीय युग और चतुर्थ युग, ठीक। अब इसमें हम पढ़ते हैं कल्प के बारे में। तो देखिए, प्री पैलियोजोइक में, प्री कैम्बियन में, भारत की दृष्टि से इसे 4 भाग में बांटा गया है। भारत के परिप्रेक्ष्य में इसे 4 भाग में बांटा गया है। आर्कियन, दूसरा है हमारा धारवाड़, ये भारत के परिप्रेक्ष्य बता रहे हैं, और तीसरा हमारा कुडप्पा, और चौथा है हमारा विंध्यन। विंध्यन के बारे में, ठीक। अब आते हैं प्राथमिक युग में। तो प्राथमिक युग में इसे 4 पार्ट में बांटा गया है, 4 नहीं 7 पार्ट में। इसको थोड़ा सा क्रॉस डीसीपी, अब देखिए इसको हमको याद करने का तरीका क्या है। प्री, इसको हम कहते हैं प्री पा मा में और से। अच्छा, इस देखिए, तो इसे सी से हमारा नाम है कैम्ब्रियन युग, कैम्ब्रियन युग। यहाँ पे कैम्ब्रियन हमारा प्री कैम्ब्रियन था, यहाँ कैम्ब्रियन बस नाम रहेगा। ओ से हमारा है आर्डोविशियन कल्प, आर्डोविशियन कल्प। देखिए इसका इंग्लिश नाम बता दे रहे हैं हम पहले, इसको हम कहते हैं ईरा। सही नहीं चल रहा है, इसका नाम होता है ईरा। युग को हम कहते हैं इपोच, इपोच।
और कल्प को हम कहते हैं पीरियड। पीरियड, ठीक। तो ये जिस हम पीरियड में पढ़ रहे हैं ये हमारा कल्प है, ठीक ना। हमने युग के बारे में संख्या क्या पढ़ा, इसकी संख्या भी हमने 4 बताया, इसकी संख्या भी हमने मुख्य रूप से 4 बताया, और ये कल्प के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, आर्डोविशियन से एस से सिल्यूरिशियन सिल्यूरियन, डी से हमारा है डेवोनियन, और इस सी से हमारा है कार्बोनिफेरस। और पी से हमारा है परमियन कल्प। और तृतीय युग में हम आते हैं क्रिटेशियस युग। हाँ, क्रिटेशियस युग, फिर जुरासिक युग, जुरासिक युग, और फिर उसका से तीसरा हमारा है ट्राइएसिक। एक 3 कल्प इसमें होते हैं। और चतुर्थ वाले में हम पढ़ते हैं नूतन युग, और एक हमारा होता है प्लास्टोसिन युग, प्लायोसिन युग, लिस्टो है, प्लिस्टोसिन हिम युग। तो नीतन युग और उसके बाद से प्लिस्टोसिन हिम युग, और इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इस समय इधर जगह कम बच रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे। अभी नूतन युग के बारे में पढ़ना है हमको यहाँ पे, और हिम युग के बारे में भी पढ़ना है। सॉरी गलती हो गया बहुत थोड़ा सा। यहाँ पे हम ये हमारा है यहाँ पे थोड़ा सा इसको बदल के लिखेंगे, स्पेस कम पड़ जा रहा है, इसके वजह से मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे हमारा है तृतीय युग के बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे, और ये द्वितीय युग में हम जो लिखे थे वही लिखना है, क्रिटेशियस, कल्प, उसके बाद से जुरासिक युग, महाकल्प, कल्प, और उसके बाद से ट्राइएसिक
इसके बारे में हम भी बता रहे हैं। अब देखिए इसमें हमारा होता है नीचे से लेके चलते हैं प्लायोसिन, पैपियोसिन, उसके बाद से देखिए इसमें होता है प्लायोसिन, दूसरा हमारा होता है मायोसिन, और तीसरा हमारा होता है पोलियोसिन, और चौथा होता है इयोसिन, और पांचवा होता है हमारा पाइलियोसिन। और इसमें हमारा होता है प्लेस्टोसिन यूनिट में कुछ नाम है महत्वपूर्ण, गुजमंडल ऋषिगुर्म, गुंज मिंडल ऋष गुर्म, और नितन युग में मैदान, और इसके बाद से होमोसेपियंस यानी मानव की उत्पत्ति, होमोसेपियंस। तो ये हमने अब समझेंगे थोड़ा सा, 1 मिनट और। इसका समय काल है 2500 से लेके 2500 से 570 मिलियन वर्ष। इसका समय काल है हमारा 570 से 245 मिलियन वर्ष। इसका समय काल है 245 से 66 मिलियन वर्ष। और मिलियन ईयर लिखे हैं ये हमने। और ये सेनोजोइक का समय काल माना जाता है, और नियोजोइक का, इस दोनों का समय काल 66 मिलियन से 8 मिलियन ईयर तक। देखिए हम लिख देते हैं सही से इसमें। ये 245 है। तो अब देखिए यही पूरा चार्ट है पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का पूरा सारांश यही है, और इसी में हमको समझना है। तो हमने समय काल बताया कि ये हमारा महाकल्प है। ये हमारा सब क्या है, ये हमारा पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और एक पांचवा नंबर, ये हमारा महाकल्प है। महाकल्प। और ये हमारा युग के बारे में है। और ये हमारा यहाँ से सब जो है, ये हमारा ये और ये सब, ये हमारा क्या है, कल्प है। तो कल्प की संख्या हम गिन सकते हैं। तो नियमतः लगभग 18 माना जाता है। कल्प की संख्या लगभग 18 माना जाता है। तो देखिए तो ये पहले आप समझ लेते हैं समय काल
प्री पैलियोजोइक का समय काल माना जाता है 2500 से 570 मिलियन वर्ष से पहले और मिलियन वर्ष तक। 2500 से 570 मिलियन वर्ष तक का समय जो प्री पैलियोजोइक में रखा गया। पैलियोजोइक में 570 से 245 मिलियन वर्ष तक रखा गया और 245 से 66 मिलियन वर्ष तक का समय मेसोजोइक में रखा गया। और सेनोजोइक और नियोजोइक का समय काल 66 मिलियन से लेकर 1 मिलियन वर्ष तक रखा गया। 1 मिलियन वर्ष का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक। तो यही समझ लीजिए नियर अबाउट कि जो इसका समय काल दोनों का 66 मिलियन से लेके 10 लाख मिलियन तक है, 10 लाख यानी 1 मिलियन तक है, ठीक ना, 1 मिलियन वर्ष तक है। और उसके बाद से इस युग में और इसके पहले का जो समय है, इसी के पहले का जो समय है उसे हम यून कहते हैं। अब इसके बाद का जो इसके पहले का जो समय है उसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, उसे यून माना जाता है, ठीक ना, यून माना जाता है। और उसके बाद से जो प्री पैलियोजोइक नाम रखा गया उसमें कोई युग का पता नहीं रखा गया, कोई युग का नाम नहीं रखा गया और उसमें कोई एथेंटिक डेट व समय मान्य प्रूफ के तौर पर नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए इसमें कोई युग नहीं है। और दूसरा पैलियोजोइक में आएंगे तो हमारा ये प्राथमिक युग हुआ और मेसोजोइक में द्वितीय युग, तो और सेनोजोइक में तृतीय युग और नियोजोइक हमारा में चतुर्थ युग, या सेनोजोइक को ही 2 पार्ट में मान लेते हैं, चतुर्थ युग और तृतीय युग, ठीक। अब इसमें हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो प्री पैलियोजोइक के अंतर्गत, या इसको प्री कैम्ब्रियन नाम भी जानते हैं, प्री कैम्ब्रियन के नाम से जानते हैं, तो इसके अंतर्गत आता आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन। तो देखिए इसी आर्कियन कल्प के अंतर्गत हमारा अरावली पर्वत का उद्भव हुआ था, ठीक ना, ऐसा माना जाता है अरावली पर्वत का। अच्छा, धारवाड़, इसके बाद से अपने इस ये आर्कियन चट्टानें थी। आर्कियन चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से फिर धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ जो कर्नाटक क्षेत्र में पड़ता है। इसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार आता है और कुडप्पा। इसके बाद से धारवाड़ और आर्कियन के अपरदन और निक्षेपण से कुडप्पा चट्टान का विकास हुआ। इसके अंतर्गत छोटा नागपुर पठार, ये हमारा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र होता है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र होता है, जिसमें मेघालय और क्या छोटा नागपुर का ही पठार आता है, मेघालय और छोटा नागपुर का पठार।